नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल अगले 1 घंटे में आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और वंदे भारत की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर जुड़ी है श्रद्धा मर्डर केस को लेकर। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आरोपी आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफ टेस्ट एफएसएल रोहिणी में अभी जारी है, जिसके बाद कल आफ्ताब का फाइनल पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और इन दोनों के बाद आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट, जिससे यह पता चलेगा कि आफ्ताब कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। वहीं आज आफ्ताब को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां उसने श्रद्धा की हत्या की बात तो कबूल कर ली, लेकिन बहुत कुछ खुलकर नहीं बताया। आफ्ताब क्या कुछ छिपा रहा है, यही पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट से पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केशव लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, खबर थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट और साथ ही प्री पॉलीग्राफ टेस्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी होने वाले नार्को टेस्ट से ठीक पहले, इसे लेकर क्या जानकारी अभी तक? जी देखिए, अभी भी जो आरोपी आफ्ताब है उसका एफएसएल में जो प्री पॉलीग्राफ टेस्ट है वो चल रहा है। आपको मैं सीधे दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि इसी जगह पर जो आरोपी आफ्ताब है वो मौजूद है और यहीं पर एफएसएल के जो टीम है लगातार जो प्री पॉलीग्राफ टेस्ट है वो आरोपी आफ्ताब का कर रहा है। ये कई स्टेजों में होता है और तकरीबन इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो आज आरोपी आफ्ताब को इवनिंग में लाया गया था यहाँ पर, और जहाँ पर अभी भी प्री पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है और यहीं पर जो आरोपी आफ्ताब है वो मौजूद है और प्री पॉलीग्राफ अभी भी चल रहा है, जहां पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भी मौजूद है और यहीं से उनका जो प्री पॉलीग्राफ टेस्ट है वो किया जा रहा है। तकरीबन आज नहीं तो कल भी इसका में समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से आरोपी आफ्ताब है वो दिल्ली पुलिस के सामने लगातार अपना बयान बदल रहा है और जिस तरह से दिल्ली पुलिस को परमिशन मिला है कि नार्को टेस्ट कराया जाएगा, तो ऐसे में उससे नार्को टेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस को आज साकेत कोर्ट से परमिशन दिया गया है कि आरोपी आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। तो वही अभी आरोपी आफ्ताब का किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन नार्को टेस्ट को बहुत महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है केशव, क्योंकि पूरी जांच के दौरान ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे भटकाने की कोशिश आफ्ताब की तरफ से की गई है और जाहिर बात है इंतजार है। लेकिन क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि कोई आधिकारिक तौर पर भी जानकारी या पुलिस का कोई स्टेटमेंट इस प्री पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आ सकता है? जी देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से प्री पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है इससे पता चलेगा कि आरोपी आफ्ताब है वो किस तरह से झूठ बोल रहा है, किस तरह से दिल्ली पुलिस को बरगला रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस को जो सबूत चाहिए, जो उससे बयान चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। तो इसी कड़ी में जो नार्को टेस्ट कराया जाएगा, नार्को टेस्ट से पहले आज उसका प्री पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है और इसमें समय लगेगा। आज नहीं तो फिर कल भी हो सकता है, संभवतः यही टेस्ट कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एफएसएल में प्री पॉलीग्राफ जल्दी से एक आखिरी सवाल केशव, क्योंकि आज कोर्ट में भी आफ्ताब को जोड़ा गया था और उसने कई बातों का भी जिक्र किया। मैं चाहूंगी आज पूरे इस मामले में किस तरीके का डेवलपमेंट सुबह से देखने को मिला, उसको आप सम अप कर दें। जी देखिए, सुबह साकेत कोर्ट ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस को परमिशन दिया कि आज वो प्री पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकता है, उसको जब मन करे। और देर शाम दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो एफएसएल रोहिणी पहुंची है आरोपी आफ्ताब को लेकर, जहां पर उसका फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही दिल्ली साकेत कोर्ट ने भी परमिशन दिया है कि आफ्ताब के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि उसकी फैमिली को मिलने दिया जाए आरोपी आफ्ताब से, तो साकेत कोर्ट ने यह भी परमिशन दे दिया है कि आरोपी आफ्ताब से उनके फैमिली मिल सकते हैं। ये आज कोर्ट की तरफ से अपडेट है इस केस में। बहुत बहुत शुक्रिया केशव पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्री पॉलीग्राफ टेस्ट और इसके साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट जिसे लेकर अभी ये टेस्ट जारी है और एफएसएल रोहिणी में ये इस वक्त टेस्ट किया जा रहा है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उसे लाई डिटेक्टर मशीन यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन से किया जाता है और इसके सभी स्टेज पूरे होने पर आफ्ताब से बहुत जरूरी जानकारी पुलिस के हाथ लग सकती है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि जिस टेस्ट का यानी पॉलीग्राफ टेस्ट का हम जिक्र कर
कर रहे हैं आखिर वो टेस्ट है क्या, ताकि आप ये समझ पाए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कोर्ट से इसकी इजाजत आखिर क्यों ली गई। देखिए, इंसान से सच जानने का तरीका पॉलीग्राफ टेस्ट है। इससे सच्चाई का पता लगाया जा सकता है, यानी कि अगर कोई भटकाने की कोशिश कर रहा है तो सच्चाई सामने आ सकती है। इंसान की फिजिकल और इसके साथ ही मेंटल एक्टिविटी को मशीन के द्वारा मापा जाता है। टेस्ट के दौरान अपराधी से कुछ सवाल भी किए जाते हैं। मशीन इंसान की एक्टिविटी चार्ट को तैयार करती है, जैसे कि हार्ट बीट, सांस की रफ्तार, उन सवालों के जवाब देते वक्त कैसी रही, इसको उस चार्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी कई बातों के साथ ये चार्ट तैयार होता है। पॉलीग्राफ टेस्ट को तैयार किया गया साल 1921 में, इसे इजाद किया गया। फिजियोलॉजिस्ट जॉन ए लार्सन ने ये मशीन तैयार की। अपराधियों से सच उगलवाने के लिए इस मशीन को तैयार किया गया, जिसका इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। और ये प्री पॉलीग्राफ टेस्ट अभी जारी है और इसके साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा और उसके बाद आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को साकेत कोर्ट में भी पेश किया, जहां पर आफ्ताब ने जज के सामने यह कबूल कर लिया कि उसने हीट ऑफ द मोमेंट यानी कि गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की। आफ्ताब के कबूलनामे के बाद उसकी पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की आज कोर्ट में पेशी हुई तो उसने कई राज उगले। आरोपी आफ्ताब ने साकेत कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूला और हत्या के पीछे की वजह आवेश बताया। इस दौरान आरोपी आफ्ताब ने कोर्ट में सारे जवाब अंग्रेजी में दिए और कहा कि मैंने पुलिस को सब बता दिया है कि कहां श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे। अब इतना समय हो गया है कि मैं बहुत कुछ भूल गया हूं। जो भी हुआ गलती से हुआ। मैंने हत्या गुस्से में की। अब जांच में पुलिस की पूरी मदद कर रहा हूं। वहीं साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर आफ्ताब की रिमांड 4 दिन बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि पुलिस अब एक बार फिर इस मामले में उन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी जहां आफ्ताब के शव के टुकड़ों को फेंका गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो आफ्ताब लगातार जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार श्रद्धा के शव के टुकड़ों, हथियार और श्रद्धा के मोबाइल को लेकर अपने बयान बदल चुका है। पुलिस की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने सबूतों को सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया था और श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल किए गए औजारों को इस तरह फेंका कि ढूंढा न जा सके। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश जारी है और इसमें कई खुलासे होने बाकी हैं। तो देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जिसकी परतें एक एक करके खुलती जा रही हैं। श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए गए, उन्हीं की तलाश में पुलिस जंगल जंगल भटक रही है। आरोपी ने भी आज कोर्ट के सामने जुर्म कबूल कर लिया। तो इस केस के बड़े अपडेट आज क्या देखने को मिले ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इसकी जांच हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। आफ्ताब ने आज साकेत कोर्ट में कबूला, हीट ऑफ द मोमेंट में उसने हत्या की है। इसके साथ ही आफ्ताब ने पुलिस की पूछताछ में यह बताया कि गुरुग्राम के जंगलों में उसने आरी और ब्लेड यानी कि मर्डर वेपन फेंका है। मैदानगढ़ी तालाब से पुलिस को हालांकि कुछ हड्डियां जरूर मिली हैं जो जांच के लिए अब भेज दी गई हैं। इसके साथ ही श्रद्धा का फोन और कपड़ों की तलाश अभी की जा रही है जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। सीबीआई जांच की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आफ्ताब इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच एक शख्स का नफरती वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जो कि आफ्ताब के जघन्य अपराध का समर्थन करता है। वो डंके की चोट पर कहता है कि आफ्ताब ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो उन्हें में 35 का 36 पे कर देता है। एक तो या 3 नहीं बल्कि 36 टुकड़े। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जब आदमी का मूड खराब होता है तो वो 35 नहीं बल्कि 36 टुकड़े कर देता है। एक तरफ जहां श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने वाले आफ्ताब से पूरा देश नफरत कर रहा है, तो वहीं ये साहब इस ब्रूटल मर्डर को सही ठहरा रहे हैं। महाशय का नाम है राशिद खान। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये शख्स कह रहा है कि आफ्ताब ने जो किया बिल्कुल सही किया। गलत करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए। 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है दिमाग खराब होता है तो उन्हें में 35 का 36 पे कर देता है। ये आदमी कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि आफ्ताब ने आराम से 35 टुकड़े कर दिए होंगे। जरा सोचिए कितनी जाहिल सोच है। एक लड़की को बेरहमी से मार दिया जाता है, उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन महाशय को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खैर, वीडियो में सुन सकते हैं कि राशिद खान इस बात को दोहराता है कि अगर आदमी का दिमाग खराब हो तो वो 35 के 36 टुकड़े भी कर देता है।
जबकि रिपोर्टर उससे पूछती है कि ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, तो ये कहता है कि इसमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत, चाकू लो और यूं ही बजाते चले जाओ। 35 तो देखो, जब आदमी थोड़ा वैसा होता है, दिमाग खराब होता है, तो 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? अरे सीधी है, चाकू लो बजाए चलिए जाओ। नुई आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहती। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं थोड़ी। रहने वाले हैं? बुलंदशहर का। बुलंदशहर का। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रखेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं कितनी लड़ाई वड़ाई होगी जब तो मारूंगा मैं भी। तो आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को काट? गलती होगी, सही कराऊंगा। 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है, 35 कर दूंगे। आफ्ताब के समर्थन में उतरा राशिद खान खुद को बुलंदशहर का बता रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं बुलंदशहर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है और प्राथमिक जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि यह वीडियो दिल्ली में बनाया गया था। इसमें एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बुलंदशहर का बता रहा है। उसके बारे में जानकारी करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और तदनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि राशिद अकेला नहीं है जिसने खुलकर आफ्ताब के अपराध को जायज ठहराया हो। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल हो चुके हैं। इस खबर को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे नफरती लोगों पर भी कार्रवाई हो सके जो इतनी खौफनाक वारदात का भी समर्थन करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात से ये खबर है जहां पर बागियों पर बीजेपी ने लिया है बड़ा एक्शन। गुजरात में 19 नेताओं को बीजेपी ने निकाल दिया है। एक विधायक, 18 पूर्व विधायक पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। मौजूदा विधायक मधु श्रीवास्तव को भी निष्कासित कर दिया गया है। वजह पार्टी विरोधी गतिविधि, और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता मनीष देसाई इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कौन कौन शामिल इस एक्शन में? बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो कई दिनों से ये देख रही थी। कई ऐसे नेता थे उनके जो पूर्व विधायक थे, चाहे वो 2012 में जीते हो, 2017 में हार गए हो, या फिर इसके पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार इनकी अपेक्षा ये थी कि उन्हें पार्टी से टिकट मिले। जब पार्टी से टिकट नहीं मिला, क्योंकि इस बार का फॉर्मूला अमित शाह ने साफ किया था कि जो जीतने वाले उम्मीदवार है उनको ही टिकट मिलेगा, तो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट ना मिलने पर जब उन्होंने बागी तेवर दिखाए, अपक्ष के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा। और कल क्योंकि नामांकन वापस खींचने की आखिरी तारीख थी, तब भी उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। मतलब साफ हो गया कि वो अपना बागी तेवर छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी दिशा में आज CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 12 लोगों को निकाला। इसके पहले 3 दिन पहले और 7 लोगों को निकाला था। ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं विधायक रह चुके हैं, कई ऐसे ओहदे पर रह चुके हैं, चाहे जिला पंचायत के प्रमुख हो या ऐसे। मधु श्रीवास्तव जो वाघोड़िया के वर्तमान विधायक थे, उन्होंने भी अपना फॉर्म वापस नहीं खींचा, उनको भी निकाला गया है। तो ये सारे 19 जो लोगों को निकाला गया है वो इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने पार्टी की बात को नहीं मानी और उनके खिलाफ ये कदम उठाया है। ठीक, और लगातार गुजरात को लेकर ये कहा जा रहा था कि गुजरात चुनाव में बागी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस बात का अंदेशा पार्टी को भी था, लेकिन उससे ठीक पहले एक विधायक, 18 पूर्व विधायक पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं और गुजरात बीजेपी की तरफ से ये बड़ा एक्शन बागियों पर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर राजस्थान की है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया। भरतपुर के कम्हेर में सामूहिक विवाह समारोह में 11 जोड़ों की शादी कराई गई, फिर हिंदू धर्म विरोधी शपथ भी दिलाई गई, जिसका वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। देश भर में इन दिनों धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ऐसा ही मामला राजस्थान के भरतपुर में भी सामने आया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविवार को कुम्हेर कस्बे में संत रविदास सेवक विकास समिति ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 11 नवयुगलों के 7 फेरे कराए गए। फिर सभी को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ दिलवाई गई।
दावा किया जा रहा है कि शादी कराने के बाद सभी जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा दिलाई गई, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि समिति की ओर से ये सामूहिक विवाह सम्मेलन एक मैरिज हॉल में करवाया गया था। सम्मेलन में डीग कस्बे के कई अधिकारी भी मौजूद थे। समिति का कहना है कि वो ऐसे आयोजन करवाते रहते हैं। तो राजस्थान के भरतपुर में सामूहिक विवाह कराने के बाद धर्मांतरण की शपथ दिलाई गई, तो उत्तराखंड में इलाज के बहाने करीब 40 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया, जिससे पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड सरकार 2018 में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लेकर आई थी, जिसे और कठोर बनाने के लिए पिछले हफ्ते ही कैबिनेट से एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है, लेकिन बावजूद इसके धर्मांतरण का खेल नहीं रुक रहा है। राजधानी देहरादून में रविवार को पुलिस ने एक घर में दबिश देकर 50 से 60 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से कुछ लोगों को उठाकर थाने ले जाया गया था और उनसे पूछताछ हुई थी, जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इलाज का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। ये खेल काफी दिनों से चल रहा है। अभी मेरे व्यक्ति से बात हुई, उसे कह रहे कि 3 महीने हर साल लगातार आ जा और तेरे बच्चों की फीस हम बिल्कुल फ्री कर देंगे। ये धर्मांतरण जो सेवा की आड़ में षड्यंत्र रचा जा रहा है ईसाइयों द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। और यहाँ पर अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10 साल की सजा का प्रोविजन किया गया, उससे भी न डर के उसको भी ताक पर रख करके यहाँ पर जो ईसाई बनाने का काम चल रहा है वो निंदनीय है। मामला सामने आने के बाद खूब बवाल हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देवभूमि में ये बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से धर्म परिवर्तन कराने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पकड़े गए लोगों में से ज्यादातर बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पादरी समेत कुछ लोगों ने सफाई भी दी है। लिखवा रखा है, हिंदू हैं, यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। हम यहाँ के लिए जान भी दे देंगे और मिट भी जाएंगे। बाकी लोग क्या कह रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आप लोगों को क्यों पुलिस यहाँ पकड़ के? देखिए, ये भैया लोगों का पता नहीं क्या इंटेंशन है, क्या भैया को गलत इन्फॉर्मेशन मिली, क्या नहीं मिली, मुझे नहीं पता सर। मैं अपने घर में आराम से अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ संगति कर रहा था। बाकी कुछ लोग आए, उन्होंने नारेबाजी लगाई, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं है, हम लोग बस दुआ प्रार्थना के लिए यहाँ पे आते हैं और चंगाई पाने के लिए आते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लोगों ने झूठ फूस के अफवाह उड़ा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर से तो मैं लगभग 3-4 महीने से आ रही हूँ। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि धर्म बदल रहे हैं, ऐसा पैसे दे के कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे लोग उड़ा रखे ना, यहाँ पैसे मिल रहे हैं धर्म बदलने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रार्थना सभा में शामिल एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने दबिश की थी। पुलिस को शिकायत मिली थी कि प्रार्थना सभा में धर्मांतरण कराया जा रहा है और देवी देवताओं की प्रतिमा घर के बाहर फेंकने को कहा जा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार ने 2018 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया था और उसके बाद से अब तक उत्तराखंड में धर्मांतरण के 6 केस आ चुके हैं, जिनकी जांच भी की जा रही है। और अभी हालिया घटनाओं को अगर देखें तो देश में धर्मांतरण के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है, जिसे रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तो कानून नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। जिन राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है उसमें शामिल है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात भी वो राज्य है। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी सख्त कानून, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इसके साथ हरियाणा, कर्नाटक और झारखंड। वहीं अरुणाचल प्रदेश भी वो राज्य है जहां पर धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। अगली खबर है बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर, जिसमें हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आतंकी ने ब्लास्ट को हिंदू एंगल देने की बड़ी साजिश रची थी ताकि कट्टरपंथी हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ सकें और अपना प्रोपेगेंडा चला सकें। बेंगलुरु ब्लास्ट में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि इस ब्लास्ट में हिंदू का हाथ होने का एंगल देने की कोशिश की गई है ताकि हिंदू आतंकवाद को प्रचारित किया जा सके। आरोपी का नाम प्रेमराज नहीं बल्कि मोहम्मद शारिक है, जो ISIS से जुड़ा आतंकी है। अस्पताल में भर्ती आरोपी प्रेमराज की जेब से मिले आधार कार्ड के पते पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि आधार कार्ड फर्जी था। शारिक ने जिस प्रेमराज नाम से आधार कार्ड बनवा रखा था वो रेलवे कर्मचारी है और कर्नाटक के तुमकुर में पोस्टेड है। मोहम्मद शरीक जिस दिन ये ब्लास्ट करने जा रहा था, यानी जिस दिन उसने ऑटो लिया था, उस दिन वो बहुत बेचैन था और बेंगलुरु पहुंचने से पहले उसने मैसूरू से जब निकला तो 3 बसें बदली। मैसूर से मडिकेरी के लिए बैठा, मडिकेरी से फिर पुत्तूर के लिए बैठा,
और पुत्तूर के बाद पंपवेल के लिए बस ली और वहां से फिर जाकर रेलवे स्टेशन से उसने ऑटो किराए पे लिया। हिंदू आतंकवाद वो क्यों करना चाहता था, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसने जो 2 शर्ट पहन रखी थी उसमें से अंदर वाली शर्ट भगवा रंग की थी और हिंदू आधार कार्ड, फेक हिंदू आधार कार्ड जो कि एक रेलवे के एम्प्लॉय का था, जो उसने 2 साल पहले चुराया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का ओरिजिनल वो आधार कार्ड है, उसने बताया था कि वो 2 साल पहले गुम गया था। असली प्रेमराज का आधार कार्ड पिछले 2 साल में 2 बार खो चुका है, जो आरोपी शारिक के हाथ लग गया था, जिसके बाद उसने अपनी फोटो लगाकर फर्जी आधार कार्ड प्रिंट कराया था। आतंकी शारिक ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर 1.5 महीने पहले मैसूरू के बाहरी इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था। 20 नवंबर 2022 को पुलिस ने इस कमरे पर छापा मारा, जहां से विस्फोटक बनाने का सामान मिला, जिसमें जिलेटिन पाउडर, सर्किट बोर्ड, बैटरी, मोबाइल, लकड़ी का चूड़ा, एल्यूमिनियम मल्टीमीटर, तार, बोल्ट और प्रेशर कुकर मिला है। आतंकी शारिक के कई राज हैं जो परत दर परत अब खुल रहे हैं। वो कर्नाटक में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के मामले में भगोड़ा है और उसके आतंकियों के साथ लिंक के पुख्ता सबूत भी मिले। आतंकी शारिक ने मकान मालिक को कहा था कि वो मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले रहा है और इसी वजह से वो शहर आया है। आतंकी के घर में छापेमारी के दौरान 2 और फर्जी आधार कार्ड, एक फर्जी पैन कार्ड और पीनो डेबिट कार्ड मिला है। वो जो सिम इस्तेमाल कर रहा था उसे उसने कोयम्बटूर से खरीदा था, जिसके लिए उसने अपने सहयोगी सुरेंद्र का सहारा लिया था। तमिलनाडु पुलिस ने आतंकी के सहयोगी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी शारिक कर्नाटक के शिवमोगा जिले का रहने वाला है और वो पहले से ही कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल था। 15 अगस्त 2020 को शिवमोगा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप में वो वांटेड है। उस दिन सावरकर का पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें इसने 2 लोगों को चाकू घोंप दिया था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी के एक दिन बाद 27 नवंबर 2020 को शारिक को मंगलुरु में दीवार पर ग्रेफिटी बनाने के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। शारिक ने ग्रेफिटी में लिखा था, हमें लश्कर तैयबा को बुलाने पर मजबूर न करें। बता दें कि मुंबई पर भी लश्कर तैयबा के ही आतंकियों ने हमला किया था। शारिक पर कई लोगों को कट्टरपंथी बनाने के भी आरोप हैं। ISIS आतंकी शारिक हैंडलर से कांटेक्ट के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इसका हैंडलर आराफत अली था, जो 2 मामलों में आरोपी है। 2 महीने के भीतर दक्षिण भारत में यह दूसरा ब्लास्ट है और दोनों में ही आईसिस का नाम सामने आया है, जिसके लिंक को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आईसिस दक्षिण भारत में अपना पैर पसार रहा है। सवाल ये बरकरार है क्योंकि 23 अक्टूबर 2022 को कोयम्बटूर में खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में आरोपी जमेशा मुबीन की मौत हो गई थी और मुबीन के घर से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक बरामद किए गए। कोयम्बटूर और मंगलुरु ब्लास्ट में बम बनाने के तरीके एक जैसे पाए गए। आतंकी शारिक कम तीव्रता वाले बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था और अगले कुछ महीने में छोटे छोटे बम धमाकों की साजिश भी रची जा रही थी। और इसी बीच में इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आफताब का प्री पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है खत्म। FSL रोहिणी में प्री पॉलीग्राफ टेस्ट जारी था, ये टेस्ट अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब कल आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। FSL रोहिणी में प्री पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, कल आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कोर्ट से मंजूरी के बाद प्री पॉलीग्राफ टेस्ट आज कंडक्ट करवाया जा रहा था, जो देर रात तक चला और अब इसके खत्म होने की जानकारी मिल रही है। अब कल जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ वसई क्राइम ब्रांच में पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए कुछ बयान भी दर्ज किए हैं। केशव हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। केशव, आज लगातार दिन भर डेवलपमेंट्स देखने को मिले, कोर्ट के भीतर भी FSL की रिपोर्ट और दूसरी तरफ जो पॉलीग्राफ टेस्ट है अब उसको लेकर भी जानकारी है, तीसरी तरफ कई बयानात भी दर्ज किए गए। मैं चाहूंगी इस पूरे मामले में आज दिन भर हुए डेवलपमेंट्स को आप बताएं। जी देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर यही है कि जो आरोपी आफताब है उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो खत्म हो गया। इस वक्त FSL रोहिणी से उसको कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस के जो टीम है उसको लेकर निकली है, क्योंकि तकरीबन 5 घंटे से यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा था आरोपी आफताब का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी फिलहाल आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो गया और यहाँ से जो रोहिणी FSL के जो ऑफिस है वहाँ से वो निकल चुका है। दिल्ली पुलिस उसको किसी अनजान जगह लेकर निकल गई है। कल संभवतः फिर यहाँ पर दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब को लेकर आएगी, क्योंकि कई STH
में पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं। आज फर्स्ट स्टेज था जिसमें उसका जो फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ चेकअप देखा गया और क्या आरोपी आफ्ताब जो अभी तक दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रही थी क्या अभी भी दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है, इसी पर आज उससे पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उससे सवाल जवाब किए गए और कल फिर संभवतः दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब को यहाँ पर लेकर आएगी और आगे की जो टेस्ट है, आगे की जो नार्को टेस्ट है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वो यही है दिन भर की डेवलपमेंट कि आज सुबह दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को परमिशन दिया था कि आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए और पॉलीग्राफ टेस्ट आज शाम में तकरीबन 5:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस जो आरोपी आफ्ताब है उसको लेकर इसी FSL रोहिणी पहुंचे हुए थे, जहां पर तकरीबन 5 घंटे तक आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। और केशव की तरफ से जानकारी दी जा रही है जो FSL है रोहिणी FSL वहां पर ये प्री पॉलीग्राफ टेस्ट अब कर लिया गया है, ये खत्म हो चुका है और कल पॉलीग्राफ टेस्ट अब कंडक्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया केशव पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मचा जब प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी भरे ऑडियो मैसेजेस मिले जिसमें यह कहा गया कि 2 लोग प्रधानमंत्री को जान से मारने वाले हैं। मैसेज भेजने वाले ने यह भी बताया कि दोनों ही शख्स डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। दरअसल एक ऑडियो मैसेज में कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री को जान से मार दिया जाएगा। इसके लिए 2 लोगों को काम सौंपा गया है। दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ऑडियो क्लिप में यह भी कहा गया है कि इसके लिए बाकायदा साजिश रची गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर धमकी देने वाला शख्स कौन है और उसके भेजे गए मैसेज में कितनी सच्चाई है। इस मैसेज के बाद सभी सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। इस मैसेज को ट्रेस करने के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध शख्स के बारे में भी पूछताछ की है, लेकिन पुलिस टीम को बताया गया है कि उस शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। दरअसल इससे पहले भी मुंबई पुलिस को धमकी भरे कॉल्स या मैसेज मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक कंट्रोल सेल्स को पाकिस्तान के एक नंबर से मुंबई में 26/11 जैसा आतंकी हमले करने की धमकी मिली थी। उसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। इस कॉल को ट्रेस करने के बाद पता चला कि संदेश सोमालिया के एक मोबाइल नंबर से भेजा गया है। सांता क्रूज में भी एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने वाला वीडियो कॉल आया था। इन सभी धमकी के मैसेज की जाँच की जा रही है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मसाज देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और जेल में सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला कैदी रेप आरोपी है और इस खुलासे के बाद बीजेपी इस कदर हमलावर है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मसाज का एक वीडियो जैसे ही आम हुआ, बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीति की तीखी तलवारें खींच ली। एमसीडी इलेक्शन के ठीक पहले अब ये मामला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। मेरा भ्रष्ट मंत्री जो कृत्य कर रहा है मैं तुरंत उसे बर्खास्त करता हूं, लेकिन बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप अराजक अपराध पार्टी। जनता पूछ रही है कि 15 साल में तुमने किया क्या दिल्ली में, और हकीकत क्या है कि 15 साल में अगर इन लोगों ने कुछ कर लिया होता तो ये फर्जी स्टिंग बनवाने की नौबत नहीं आती। यहां वहां के वीडियो इकट्ठा करके बिठा के बनवा के और उसको रिलीज करके एक्सपोजे बोल के इशू करने की जरूरत नहीं आती। लिहाजा दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्येंद्र जैन के जेल वीडियो पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने तल्खी से 2 टूक कह दिया है कि ये केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। असल में ये पूरा मामला तब गरमाया जब इसमें नया खुलासा हुआ। बीजेपी ने दावा किया है कि सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी है। इसे लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया, तो वहीं मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। हालांकि मनीष सिसोदिया ने उसे फिजियोथेरेपिस्ट बताया था। जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो रेपिस्ट है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज्ड है, एक उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिश करवाने को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। जब सत्येंद्र जेल में बंद है, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है।
लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। जिस वीडियो से बवाल मचा है उसमें साफ दिख रहा है कि सत्येंद्र जैन की बैरक में एक शख्स मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज करता दिखाई दे रहा है। वहीं ईडी ने कोर्ट से पूरे मामले की शिकायत की है और जेल की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपी है। तिहाड़ जेल के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला कैदी का नाम है रिंकू। एक दुष्कर्म के मामले का आरोपी है रिंकू। सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट। पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत केस दर्ज है। आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 का आरोपी है। दिल्ली में एक तरफ एमसीडी चुनावों का रण है तो दूसरी ओर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता गिरते जा रहे हैं। ऐसे में जब पूरा फोकस चुनाव पर होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दामन के दाग धुलने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के दूसरे रोजगार मेले में 71,000 लोगों को रोजगार की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड पर रोजगार दे रही है। युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान रोजगार मेला पार्ट 2 आयोजित किया गया। पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे थे, जबकि आज रोजगार मेले के दूसरे चरण में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इसमें अर्धसैनिक बलों और दूसरे मंत्रालय के पद शामिल हैं। युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। पीएम ने ये भी कहा है कि ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए थे। इंडोनेशिया के मुख्य आइलैंड जावा में सोमवार को आए भूकंप से अब तक कुल 268 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में कई स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। भूकंप में 2000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। 13,000 लोग बेघर हैं। अस्थायी कैंपों, पार्किंग और सड़कों पर ही घायलों का इलाज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तबाही हुई है सियाजूर कस्बे में, जहां भूकंप के दौरान 3 मिनट तक इमारतें हिलती रहीं। सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हुई हैं। हालांकि मौतों का सरकारी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। पश्चिमी जावा द्वीप में सोमवार दोपहर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर था। इंडोनेशिया की जियोफिजिकल एजेंसी के मुताबिक भूकंप आने के बाद 25 आफ्टर शॉक्स आए। इससे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में कितने लोग मारे गए हैं, ये आंकड़ा अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में घायलों और बॉडीज की तलाश जारी है।